दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व महाराणा उदय सिंह द्वितीय का जन्म महाराणा सांगा और महारानी कर्णावती के घर में हुआ था। महारानी कर्णावती के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम महाराणा विक्रमादित्य और छोटे बेटे का नाम उदय सिंह था। महाराणा उदय सिंह का बचपन बहुत ही कष्टपूर्ण व्यतीत रहा। जब उदय सिंह मात्र 5 वर्ष के थे तब इनके पिता महाराणा सांगा का देहांत हो गया था और 12 वर्ष की अल्पायु में ही इनकी माता कर्णावती भी वीरगति को प्राप्त हो गई थी। मेवाड़ साम्राज्य के लिए ये समय बहुत ही खराब रहा। बहुत सारी उथल पुथल देखने को मिली। दासी पुत्र बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी और उदय सिंह द्वितीय की हत्या करने के लिए भी आतुर था, ताकि उसके रास्ते में आने वाले सभी बाधाओं को दूर किया जा सके और वह मेवाड़ का एक छत्र शासक बन सके। दासी पुत्र बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की निर्मम हत्या कर दी और स्वयं को मेवाड़ का राजा घोषित कर दिया था। हालांकि अधिकतर सामंतों और सरदारों ने उन्हें मेवाड़ का शासक और चित्तौड़गढ़ का उत्तराधिकारी नहीं माना था। बनवीर उदय सिंह द्वितीय की भी हत्या करना चाहता था, ताकि भविष्य में उसे किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। बनवीर उदय सिंह को मारने की साजिश रचने लगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं पनाधाय द्वारा उदय सिंह द्वितीय की रक्षा के घटनाक्रम का वृत्तांत। जब पनाधाय को ये पता चला कि बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए बेचैन है, तो उन्होंने सोचा कि यदि उदय सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया तो वर्षों से चला आ रहा सिसोदिया वंश का अंत हो जाएगा और मेवाड़ के असली वारिस खत्म हो जाएंगे। बहुत सोच विचार करने के पश्चात पनाधाय ने अपने पुत्र की बलि देकर मेवाड़ के भावी महाराणा उदय सिंह द्वितीय की रक्षा करने की योजना बनाई। उदय सिंह और पनाधाय के पुत्र चंदन की आयु लगभग समान थी। एक रात की बात है, उदय सिंह सो रहे थे, तभी बनवीर बहुत तेजी के साथ उनके कक्ष की तरफ बढ़ रहे थे। जब यह नजारा पनाधाय ने देखा तो वह तुरंत दौड़कर अंदर गई और उदय सिंह द्वितीय की जगह अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। दासी पुत्र बनवीर उदय सिंह के कक्ष में पहुंचे और आप देखा न ताव सोए हुए बच्चे पर तलवार से ताबड़तोड़ वार कर दिए और वहां से चला गया। बनवीर निश्चिंत हो गया था कि अब उसके रास्ते में एक भी रोड़ा नहीं आने वाला है। दूसरी तरफ अपने पुत्र की मृत्यु के बाद भी पनाधाय रो भी ना सकी और अपने कलेजे पर पत्थर रखकर पनाधाय रात के अंधेरे में उदय सिंह द्वितीय को लेकर जंगल के रास्ते से कुंभलगढ़ की तरफ निकल पड़ी। सुबह होते ही पूरे मेवाड़ में उदय सिंह की मृत्यु की खबर आग की तरह फैल गई। माता पनाधाय उदय सिंह द्वितीय को लेकर कुंभलगढ़ पहुंची, जहां पर केदार आशा देपुरा ने लगभग 6 वर्षों तक कुंवर उदय सिंह का पालन पोषण किया और उन्हें योग्य बनाया। दोस्तों, जब कुंवर उदय सिंह द्वितीय के जीवित होने की खबर मिली, मेवाड़ की जनता दासी पुत्र बनवीर से परेशान थी। तभी वर्ष 1537 ईस्वी में एक खबर मेवाड़ में आग की तरह फैल गई और यह खबर थी कि मेवाड़ के सच्चे वारिस महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर उदय सिंह जीवित है। ये खबर सुनते ही मेवाड़ के सरदारों, सामंतों और जनता के रोंगटे खड़े हो गए। इस समय कोई भी खुशी से फूला नहीं समा रहा था और चारों ओर दीपावली की खुशी जैसा माहौल बन गया। ये वही समय था जब दासी पुत्र बनवीर स्वयं को एक सच्चा राजपूत साबित करने की निरंतर कोशिश कर रहा था, लेकिन मेवाड़ के ज्यादातर सरदार और सामंत बनवीर से नाराज थे। दरअसल बनवीर को कोई भी राजपूत नहीं मानता था। दोस्तों, उस समय का एक किस्सा बहुत ही प्रचलित है। एक दिन की बात है, दासी पुत्र बनवीर ने सभी सरदारों और सामंतों को भोजन पर आमंत्रित किया। भोजन के समय उन्होंने कोठारिया के रावत खान पुरबिया चौहान की थाली में झूठा खाना परोसते हुए खाने को कहा, लेकिन उन्होंने भोजन नहीं किया और वहां से उठकर चले गए। इतने में बनवीर समझ गया और रावत खान को आवाज लगाई कि क्या तुम मुझे असली राजपूत नहीं मानते हो। तभी रावत खान ने पीछे मुड़कर कहा, अब तक तो तुमसे कह नहीं पाए, लेकिन यही असली वजह है। इतना सुनने के बाद बनवीर आग बबूला हो गया और वहां पर मौजूद सभी सरदार बिना खाना खाए वहां से चले गए। जब बनवीर ने कुंवर उदय सिंह के जीवित होने की खबर सुनी तो उसे एकाएक यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसे पूरा वाकया पता चला कि पनाधाय ने अपने पुत्र चंदन को कुंवर उदय सिंह के पालने में सुला दिया था और बनवीर ने कुंवर उदय सिंह द्वितीय की जगह चंदन को मौत के घाट उतार दिया, तो उसे बहुत पछतावा हुआ और अपने आप पर बहुत गुस्सा आया कि उससे ये गलती कैसे हो गई। अब मेवाड़ के सभी सामंत और सरदार कुंवर उदय सिंह को मेवाड़ का शासक बनाने के लिए प्रयास करने लगे। तो चलो दोस्तों, अब हम जानते कुंवर उदय सिंह द्वितीय का राज्याभिषेक और विवाह का घटनाक्रम। रावत खान के साथ साथ मेवाड़ के मुख्य सरदार और सामंत कुंभलगढ़ पहुंचे। महाराणा उदय सिंह इस वर्ष वक्त महज 15 वर्ष के थे।
तभी सलूम्बर के रावत साईं दास चुंडावत, केलवा के रावत जग्गा चुंडावत, बागोर के रावत सांगा और अन्य सरदार कुंभलगढ़ पहुंचे और कुंवर उदय सिंह को मेवाड़ का सच्चा उत्तराधिकारी मानते हुए राज्याभिषेक कर दिया। मेवाड़ के सरदारों ने मारवाड़ के अखेराज सोनगरा चौहान को बुलाया और कहा कि आपकी पुत्री का विवाह महाराणा उदय सिंह के साथ कर दे, क्योंकि यही मेवाड़ का असली महाराणा और वारिस हैं। लेकिन अखेराज सोनगरा चौहान को संकोच था कि बनवीर ने अपने हाथों से कुंवर उदय सिंह की हत्या की थी। इस पर सभी सरदारों ने मां पनाधाय वाला किस्सा सुनाया और महाराणा उदय सिंह द्वितीय का झूठा खाकर यह साबित कर दिया कि यही मेवाड़ के वास्तविक महाराणा है। इसके बाद अखेराज सोनगरा चौहान ने महाराणा उदय सिंह को ही मेवाड़ का वास्तविक वारिस मानते हुए अपनी पुत्री जयवंता बाई का विवाह उनके साथ कर दिया, जिसने आगे चलकर महाराणा प्रताप को जन्म दिया। दोस्तों, अब जानते हैं मेवाड़ को लेकर दासी पुत्र बनवीर और महाराणा उदय सिंह द्वितीय के बीच युद्ध का घटनाक्रम अर्थात मावली का युद्ध। 1540 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह और दासी पुत्र बनवीर के बीच मावली में युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, लेकिन दासी पुत्र बनवीर स्वयं युद्ध में भाग न लेकर कुंवर सिंह तंवर के नेतृत्व में सेना भेजी। महाराणा उदय सिंह की तरफ से राव कुपा और राव जेता जैसे बलशाली योद्धा लड़ रहे थे। वही बनवीर की ओर से इस युद्ध में रामा सोलंकी व मल्ला सोलंकी ने भाग लिया। दोनों सेनाओं के बीच मावली में एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के समय महाराणा उदय सिंह द्वितीय की आयु महज 18 वर्ष थी। महाराणा उदय सिंह की सेना ने पराक्रम दिखाते हुए कुंवर सिंह तंवर के नेतृत्व में लड़ रही दासी पुत्र बनवीर की सेना को पूरी तरह से पराजित कर दिया। महाराणा उदय सिंह ने मावली के युद्ध में बनवीर की सेना को बुरी तरह से पराजित करने के बाद बनवीर के साथी मल्ला सोलंकी के आधिकारिक क्षेत्र ताना पर धावा बोल दिया। लगभग 1 माह की तनातनी के पश्चात मल्ला सोलंकी मारा गया। अब महाराणा उदय सिंह का अगला लक्ष्य था चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करना, क्योंकि उदय सिंह द्वितीय को सामंतों और सरदारों ने मिलकर मेवाड़ का महाराणा तो घोषित कर दिया, लेकिन दरअसल अभी तक चित्तौड़ पर शासन बनवीर का ही था। महाराणा उदय सिंह नई चाल चलते हुए बनवीर के प्रधान चील मेहता को अपनी तरफ मिला लिया और रात का समय देखकर महाराणा उदय सिंह और उनके सैनिकों ने किले में प्रवेश किया और इस भयंकर युद्ध में कई राजपूत वीर गति को प्राप्त हुए। महाराणा उदय सिंह द्वितीय की इस जीत के बाद उदय सिंह जी का रुतबा बहुत बढ़ गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय के पश्चात उनका मान सम्मान और भव्य स्वागत किया गया। दोस्तों, अब हम महाराणा उदय सिंह द्वितीय के परिवार के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, महाराणा उदय सिंह द्वितीय के पिता का नाम महाराणा सांगा और माता का नाम रानी कर्णावती था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने अपने जीवन काल में 23 रानियों से विवाह किया था। दोस्तों, हम उन सभी रानियां के नाम जानेंगे ताकि आगे की ऐतिहासिक जानकारी में आसानी रहे। तो चलो दोस्तों, महाराणा उदय सिंह द्वितीय की पत्नियां के नाम जानते हैं। नंबर 1 जयवंता बाई जी, नंबर 2 सज्जाबाई सोलंकी जी, नंबर 3 धीरबाई भटियाणी जी, नंबर 4 राजाबाई सोलंकी जी, नंबर 5 करमेती बाई राठौर जी, नंबर 6 वीरबाई झाली जी, नंबर 7 कंवरबाई राठौर जी, नंबर 8 कंवराबाई जी, नंबर 9 लखमदे बाई जी, नंबर 10 कनकबाई जी, नंबर 11 प्यार कंवर जी, नंबर 12 जीत कंवर जी, नंबर 13 वीर कंवर जी, नंबर 14 गनसुखदे बाई जी, नंबर 15 सुहागदे बाई जी, नंबर 16 लाड़ कंवर जी, नंबर 17 सेवता बाई जी, नंबर 18 किशन कंवर जी, नंबर 19 गोपालदे बाई जी, नंबर 20 जीत कंवर जी, नंबर 21 कंवर बाई खींचन जी, नंबर 22 लेल कंवर जी और नंबर 23 लाल कंवर जी। इसी प्रकार महाराणा उदय सिंह जी द्वितीय की 7 पुत्रियां के नाम निम्न हैं। नंबर 1 चैन कंवर, नंबर 2 सूरज दे बाई, नंबर 3 जसवंत दे बाई, नंबर 4 लिखमी बाई, नंबर 5 बाईजीराज, नंबर 6 अमर कंवर और नंबर 7 हर कंवर। अब इसी प्रकार महाराणा उदय सिंह जी द्वितीय के 16 पुत्रों के नाम इस प्रकार से है। नंबर 1 महाराणा प्रताप, नंबर 2 कुंवर शक्ति सिंह, नंबर 3 वीरमदेव, नंबर 4 जगमाल, नंबर 5 सागर सिंह, नंबर 6 अगर, नंबर 7 चंदा सिंह, नंबर 8 शार्दुल सिंह, नंबर 9 सुल्तान सिंह, नंबर 10 कल्याण मल, नंबर 11 महेश दास, नंबर 12 लूनकरण सिंह, नंबर 13 कान्हा, नंबर 14 मान सिंह, नंबर 15 कुंवर शाह और नंबर 16 कुंवर पंचायन। शेरशाह सूरी का चित्तौड़ पर आक्रमण।
1540 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह द्वितीय चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठे। इस समय मेवाड़ की स्थिति बहुत खराब थी। जैसे जैसे तैसे महाराणा उदय सिंह ने सुधारा। कुछ ही वर्षों पश्चात वर्ष 1544 ईस्वी में अफगान के शासक शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। इस दशा में शेरशाह सूरी ने सबसे पहले जहाजपुर को अपने कब्जे में ले लिया। मेवाड़ पर आक्रमण करने से पहले शेरशाह सूरी ने मारवाड़ को पराजित किया था। मारवाड़ को पराजित करने में शेरशाह सूरी को पसीना आ गया और यही वजह थी कि शेरशाह सूरी मेवाड़ पर एकदम से आक्रमण नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ महाराणा उदय सिंह भी अभी युद्ध नहीं चाहते थे क्योंकि मेवाड़ की स्थिति अच्छी नहीं थी। महाराणा उदय सिंह ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए शेरशाह सूरी से समझौता कर लिया और चित्तौड़ दुर्ग को उन्हें सौंप दिया। अब महाराणा उदय सिंह द्वितीय नाम मात्र के महाराणा थे क्योंकि उनके पास अधिकार नहीं के बराबर थे। अफगान शासक शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ दुर्ग पर उसके सेनापति शम्स खान को तैनात कर दिया। वर्ष 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, जिसका फायदा उठाकर महाराणा उदय सिंह ने शम्स खान को मौत के घाट उतार कर चित्तौड़ दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। महाराणा उदय सिंह द्वितीय द्वारा उदयपुर की स्थापना। महाराणा उदय सिंह द्वितीय और सभी सामंतों ने मिलकर निर्णय लिया कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग हालांकि बहुत मजबूत है, लेकिन यह एक पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसके चलते यदि इसको चारों तरफ से घेर लिया जाए तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं बचता है। इसलिए उन्होंने उदयपुर बसाने का निर्णय लिया और 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना की। वर्तमान समय में उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर निर्मित नवचौकिया महल, नेका की चौपाल, मर्दाना महल, राज आंगन आदि का निर्माण महाराणा उदय सिंह जी द्वितीय द्वारा किया गया था। वहीं दूसरी तरफ महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने पिछोला झील का जीर्णोद्धार करवाया था। दोस्तों, अब हम अकबर और महाराणा उदय सिंह के बीच चले संघर्ष के बारे में जानते हैं, जिसे जानकर आप मुगलों के प्रति अपनी सोच बदल देंगे। 23 अक्टूबर 1567 वो तारीख थी जब अकबर मुगल एम्परर ने चित्तौड़गढ़ पर डेरा डाला और दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। यहाँ से शुरू हुई एक मुहिम जो 6 महीने चली। इस दौरान कभी राजपूतों का पलड़ा भारी होता तो कभी मुगलों का। कहीं सुरंगें खोदी जा रही थी तो कहीं मजदूरों को चांदी से खरीदा जा रहा था। इसके बाद भी मुगल सेना को दुर्ग भेदने के लिए नाकों चने चबाने पड़े। अकबर ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर कैसे कब्जा किया? क्या थी उन 2 राजपूत सरदारों की कहानी, जिनकी वीरता ने अकबर को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने खुद उनकी मूर्तियां अपने महल के आगे लगवाईं? चित्तौड़गढ़ पर मुगल कब्जे की कहानी, या जिसे चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कहा जाता है। अपनी किताब अल्लाहु अकबर, अंडरस्टैंडिंग द ग्रेट मुगल इन टुडेज इंडिया में लेखक मणिमुग्धा शर्मा लिखते हैं, मेवाड़ कैंपेन के दौरान हमें अकबर के रणनीतिक प्रबंधन का अच्छा उदाहरण मिलता है। अकबर की उम्र तब करीब 25 साल थी, लेकिन मेवाड़ पर हमले के दौरान उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। वो एक कर रास्ते में पड़ने वाले दुर्गों को जीतते गए और हर दुर्ग पर अपना एक नुमाइंदा तैनात करते गए। इससे हुआ ये कि मेवाड़ कैंपेन के दौरान उन्हें कभी ये डर नहीं लगा कि पीछे से कोई हमला कर देगा। आगरा से कैंपेन की शुरुआत कर सबसे पहले मुगल सेना ने हिंदवाड़ा में डेरा डाला। यहाँ के दुर्ग पर उन्होंने नजरा बहादुर को तैनात किया और खुद आगे कोटा बढ़ गए। कोटा में उन्होंने मोहम्मद कंधारी के नेतृत्व में अपनी एक टुकड़ी तैनात की। इसके बाद एक कर उन्होंने गागरोन और मंडलगढ़ के दुर्ग अपने कब्जे में किए। जब ये दुर्ग कब्जे में आ गए तो अकबर ने तय किया कि वो तेजी से चित्तौड़ पर धावा बोलेंगे। इसके पीछे उनकी मंशा थी राणा उदय सिंह को प्रलोभन देना। अकबर को लगा था कि शायद महाराणा इसे मौका समझकर मुगल सेना पर हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन महाराणा उदय सिंह अकबर के इस जाल में नहीं फंसे। वो अपने परिवार को लेकर दुर्ग से निकल गए और जंगलों के रास्ते उदयपुर की तरफ बढ़ गए। पीछे उन्होंने अपने धुरंधर सरदारों जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया को दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप दी। इसके अलावा उन्होंने दुर्ग के आसपास की जमीन को रौंद डाला ताकि वहां मुगल सेना को वहां घास का एक तिनका भी न मिले। अंदर दुर्ग में राशन का भंडार था, जो हजारों लोगों के महीनों तक खिला सकता था। चित्तौड़गढ़ पर हमला। मुगल सेना जब दुर्ग तक पहुंची, महाराणा उदय जंगलों की तरफ निकल चुके थे। अकबर ने उनका पीछा न कर दुर्ग की घेराबंदी करना उचित समझा। हालांकि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग तब तक 2 बार फतह किया जा चुका था, लेकिन फिर भी मुगल सेना के लिए दुर्ग की चढ़ाई एक टेढ़ी खीर थी। दुर्ग की ऊंचाई से आप आती हुई सेना को दूर से देख सकते थे। आईने अकबरी में अबुल फजल लिखता है, मुगल सेना के चित्तौड़ पहुंचते ही धरती हिलने लगी।
भयंकर तूफान आया। इसके बावजूद मुगल सेना दुर्ग की घेराबंदी करने में कामयाब रही। अगली सुबह अकबर खुद अपने घोड़े पर चढ़े और पास की एक पहाड़ी से दुर्ग का मुआयना किया। गोलाई में दुर्ग 13 किलोमीटर तक फैला हुआ था, जिसे भेदना अति दूभर काम था। नेपोलियन ने एक बार कहा था, युद्ध में ईश्वर उसकी तरफ होता है जिसके पास सबसे मजबूत आर्टिलरी होती है। अकबर भी आर्टिलरी का महत्व जानते थे, इसलिए उन्होंने अतिरिक्त तोपें मंगवाकर उन्हें दुर्ग के आगे खड़ा करवा दिया। इस काम में उन्हें पूरा 1 महीना लगा। इसके बाद मुगल तोपों ने दुर्ग पर गोले बरसाने शुरू किए, लेकिन उस अभेद्य दुर्ग के सामने तोप के गोले रुई की फाई साबित हो रहे थे। अबुल फजल ने लिखा है, मुगल सेना की कई टुकड़ियों ने बारी बारी से दुर्ग पर धावा बोला, लेकिन दुर्ग पर कोई असर न हुआ। उधर दुर्ग की सुरक्षा में लगे राजपूत सैनिक ऊंचाई से तीरों की वर्षा कर रहे थे, जिनके निशाने पर आकर मुगल सैनिक मरते जा रहे थे। अपनी फौज का ये हश्र देखकर अकबर ने रणनीति चेंज की और एक नया प्लान बनाया। नए प्लान के तहत दुर्ग की दीवारों के नीचे से 2 सुरंगें बनाई जानी थी, जिनमें बारूद भरकर विस्फोट किया जाता और दुर्ग की दीवार ढह जाती। लेकिन ये काम भी आसान नहीं था। सुरंग बनाने में लगे मजदूरों पर लगातार राजपूत सैनिकों का हमला हो रहा था। हर रोज 200 मजदूर मारे जा रहे थे, फिर भी वो लोग पीछे न हटे। वजह अकबर ने उन्हें सोने और चांदी में तोल दिया था। सुरंग बनाने का काम 2 लोगों के मत्थे था, राजा टोडरमल और कासिम खान। दोनों निर्माण के काम में माहिर थे। बड़ी मुश्किल से दोनों ने दुर्ग की दीवार तक पहुंचने का एक रास्ता बनवाया, जो 2 तरफ से मिट्टी की दीवार से ढका हुआ था। ये रास्ता इतना चौड़ा था कि उसमें से एक साथ 10 सैनिक चल सकते थे और ऊंचाई इतनी कि एक हाथी पार हो सके। इस बीच जैसे जैसे मुगल सेना निर्माण को आगे बढ़ा रही थी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बैठे सरदारों को अंदाजा होने लगा था कि अब किसी भी दिन मुगल आर्टिलरी दुर्ग की दीवार के एकदम नजदीक पहुंच जाएगी। इस काम के लिए मुगल सेना ने एक बड़ी सी तोप तैनात की हुई थी। हालत की नजाकत देखते हुए जयमल राठौर ने अकबर से समझौता करना उचित समझा और अपने 2 नुमाइंदों को अकबर के पास सुलह करने भेजा। दोनों अकबर से मिलने पहुंचे और उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। अगर अकबर दुर्ग की घेराबंदी छोड़ दे तो राजपूत अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर लेंगे, साथ ही सालाना पेशगी भी भेजा करेंगे। अकबर इससे तैयार नहीं थे। उन्होंने मांग रखी कि खुद महाराणा उदय सिंह को उनके सामने आना होगा। राजपूत सरदारों को ये शर्त हरगिज मंजूर नहीं थी। चित्तौड़गढ़ के पास अब युद्ध के अलावा कोई रास्ता न बचा था। जंग के ऐलान के साथ ही राजपूत सैनिकों ने मुगलों पर ताबड़तोड़ हमलों की शुरुआत कर दी। ये हमला इतना भीषण था कि कई बार अकबर हमले की चपेट में आने से बाल बाल बचे। मणिमुग्धा शर्मा अपनी किताब में लिखते हैं कि इस युद्ध में कई मुसलमान भी राजपूतों की तरफ से लड़ रहे थे, और चूंकि अकबर ने इस जंग को धार्मिक रंग दे रखा था, वो इन सैनिकों से विशेष रूप से गुस्सा थे। राजपूताना बंदूकों को लीड करने वाले एक आदमी का नाम इस्माइल था। एक रोज जब अकबर दूर से जंग पर निगरानी रख रहे थे, इस्माइल की बंदूक का निशाना उनके खासम खास नौकर जलाल खान को लगा। ये देखकर अकबर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इस्माइल को खुद मारने का निर्णय कर लिया। इसके बाद अकबर के निशाने से ही इस्माइल की मौत हुई। लड़ाई कई हफ्तों से चल रही थी। मुगल सैनिक एक एक कर दुर्ग में खड़े राजपूत सैनिकों को निशाना बना रहे थे, लेकिन ये सब किसी काम नहीं आ रहा था। मुगल सैनिकों जितनी बार दुर्ग की दीवारों को नुकसान पहुंचाते, उतनी ही तेजी से उनकी मरम्मत भी हो जाती। अंत में अकबर ने अपने सैनिकों को दुर्ग की नींव में बारूद भरने का हुक्म दिया। 17 दिसंबर के रोज दुर्ग में नीच 2 स्थानों पर बारूद भरा गया। पहले विस्फोट में दुर्ग का एक हिस्सा ढह गया और उसके ऊपर तैनात सैनिक मारे गए। ये देखकर उत्साह से भरी मुगल टुकड़ियों ने धावा बोल दिया और इस चक्कर में ध्यान ही नहीं दिया कि एक और विस्फोट होना बाकी है। जैसे ही मुगल सैनिक दुर्ग के पास पहुंचे, दूसरा विस्फोट हुआ और 200 सैनिक मौके पर ही मारे गए। साथ ही पास में खड़े 40 सैनिक भी मलबे की जद में आ गए। जौहर और साका, इस हंगामे के बीच मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई और वो दुर्ग में हुए सुराग का फायदा नहीं उठा पाए। राजपूत सैनिकों ने रातों रात गिरी हुई दीवार को दोबारा खड़ा कर दिया। इस फेलियर से मुगल फौज में हताशा फैल गई। अकबर ने तय किया कि वो अपने पुराने प्लान के मुताबिक ही चलेंगे। जिस रास्ते का निर्माण कराया जा रहा था, उसे पूरा किया गया। ये रास्ता चारों तरफ से ढका हुआ था और सिर्फ आगे और पीछे से उसका मुंह खुला था। अकबर ने छज्जे की सुरक्षा में अपनी तोपें लगाई और 22 फरवरी के रोज जोरदार हमला कर दिया।
चारों ओर से हुए हमले में दुर्ग में कई जगह सुराख हो गए। राजपूत सैनिकों ने इस छेदों को भरने के लिए खुद को उनके आगे खड़ा कर दिया। अकबर ने देखा कि राजपूत सैनिकों की अगुवाई करने वाला एक शख्स था, जिसने जंजीरों से बना एक कवच पहना हुआ था। कवच के ऊपर छातीबंद लगा हुआ था, जिसे 1000 मिखी कहते थे। 1000 मिखी यानी 1000 कीलें। इस पहनावे का मतलब था एक खास ओहदा। अकबर को उस समय तो एहसास नहीं हुआ कि ये कौन है, लेकिन उसे निशाना बनाने के लिए वो अपनी पसंदीदा तोप पर सवार हो गए, जिसका नाम संग्राम था। अकबर का गोला ठीक निशाने पर लगा। कुछ देर में अकबर का एक सरदार दौड़ता हुआ आया। उसने खबर दी कि दुर्ग के अंदर आग की लपटें उठ रही हैं। अकबर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पास खड़े राजा भगवान दास ने अकबर को बताया कि ये राजपूत स्त्रियों का जौहर है, और इसका मतलब है राजपूत आखिरी लड़ाई यानी साका की तैयारी कर चुके हैं। दोस्तों, यही मेवाड़ का तीसरा शाका था। अगली सुबह अकबर को पता चला कि उनकी तोप का निशाना जिसको लगा वो और कोई नहीं, राजपूत सरदार जयमल राठौर थे। जयमल की मृत्यु के साथ ही राजपूती सरदारों ने जान की परवाह किए बिना मुगलों पर हमला कर दिया। मुगल सैनिक अब तक दुर्ग के अंदर घुस चुके थे। अकबर खुद एक हाथी पर चढ़े और दुर्ग के अंदर दाखिल हो गए। करीब 300 हाथियों ने दुर्ग के अंदर तबाही मचानी शुरू कर दी। राजपूत सैनिकों इनमें से कई हाथियों की सूंड काट डाली। अकबर के सामने एक राजपूत सरदार को लाया गया, जिसे एक हाथी ने कुचल डाला था। ये पत्ता सिसोदिया थे। कुछ देर में उन्हें भी मार डाला गया। दुर्ग के अंदर 8000 सिपाहियों के अलावा 40,000 निहत्थे आम लोग थे। अबू फजल ने लिखा है कि इन लोगों ने राजपूत सेना का साथ दिया, जिसके चलते 30,000 की संख्या में उन्हें भी मार दिया गया। दोस्तों, जो लोग अकबर को महान और मुगलों को भारत पस्त मानते हैं, उनके लिए यह निहत्थे लोगों का इतने बड़े स्तर पर कत्लेआम मुंह पर एक करारा तमाचा है। कहा जाता है कि इस कत्लेआम से चित्तौड़गढ़ दुर्ग से खून का नाला बहा निकला था। इतने बड़े स्तर पर निहत्थे लोगों का कत्लेआम इतिहास में कम ही देखने को मिलता है। 5 महीने चली इस जंग के बाद फरवरी के आखिरी हफ्ते में अकबर ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था, और इसके बाद वो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन के लिए चला गया। अजमेर में ही इस जीत के नाम पर एक फतेहनामा जारी किया गया। आगरा लौटने के बाद अकबर ने इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए राजपूत सरदारों जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया की मूर्तियां फतेहपुर सीकरी में लगवाए, जो इस बात को छुपाने का प्रयास था कि 40,000 निहत्थे राजपूत परिवारों के कत्लेआम को सुनकर अन्य राजपूत शासक उसके प्रति घृणा नहीं पाल ले और उसका उदारवादी चेहरा बना रहे। हालांकि मेवाड़ से उनकी जंग जारी रही। महाराणा उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में मुगल सेना का सामना किया और आगे कई सालों तक मुगल सेना के लिए सर का दर्द बने रहे। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु। महाराणा उदय सिंह अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में बीमार हो जाते हैं तथा 28 फरवरी 1572 में होली के दिन महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार मेवाड़ शासक महाराणा उदय सिंह द्वितीय के इतिहास के पन्ने का अंत होता है और एक नए ऐतिहासिक पन्ने की कहानी शुरू होती है, जो हम अगले वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह ऐतिहासिक जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी ज्ञानवर्धक ऐतिहासिक जानकारी सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।